बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद आप सारे खैरियत से होगे बेटा। हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज, इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स पढ़ा था और कपल डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है बेटा इक्विलिब्रियम। तो बेटा इक्विलिब्रियम को समझने के लिए ज़रूरी है, आपने याद रखना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम बेटा ज़ीरो हो जाता है। यानी बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इक्विलिब्रियम बैलेंस को कहते हैं। तो कौन सी चीज़ बैलेंस हो रही होती है? इसमें फोर्सेस बेसिकली बैलेंस हो रही होती हैं। तो बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब उसमें कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हमने पढ़ा हुआ नेट फोर्स क्या होती है? जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो रिजल्टेंट जब सबका ज़ीरो हो जाए, यानी कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, रिजल्टेंट सबका ज़ीरो हो, उस कंडीशन में बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में। एग्जाम्पल्स दी मैं बुक लाया कर रही है टेबल के ऊपर, या कोई पिक्चर हैंग है वॉल पर, इन सब में कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये सारी एग्जांपल्स हैं इक्विलिब्रियम की। इसके अलावा जितनी भी ऐसी कंडीशंस जहाँ नेट फोर्स ज़ीरो है, वहाँ पर बॉडी जो है वो किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। अब देखें, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कब है? बॉडी रेस्ट में है तब भी इक्विलिब्रियम में है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड है तब भी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम कब होता है? जब नेट फोर्स ज़ीरो। इन दोनों कंडीशंस में नेट फोर्स क्या होगी बेटा? ज़ीरो होगी। कंडीशंस हैं बॉडी इक्विलिब्रियम की, दो कंडीशंस आपके सिलेबस से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है कि कंडीशंस बताएं। अलग अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं। ये जो पिछला इक्विलिब्रियम का पढ़ा है, इससे रिलेटेड आपके नोट्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, मैं वो एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, वो भी हमने पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल है, थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट एन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 5 है थर्सडे के लेक्चर का, कि थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट एन इक्विलिब्रियम। तो बेटा कोई ऐसी बॉडी के बारे में बताएं जो रेस्ट पर है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर आप बॉल को ऊपर को फेंकें तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर ऑब्जेक्ट जो है वो बॉल रुकेगा, वो रुकेगा। बॉडी रेस्ट पे है लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बेटा उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो हमने क्या है, बॉल थ्रोन अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट बॉल विल बी एट रेस्ट फॉर अ व्हाइल बट अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट टेंड्स टू मूव, सो बॉल एट रेस्ट बट नॉट एन इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद है व्हेन व्हाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो बेटा सिंगल फोर्स के नतीजे में अभी जिस तरह आपने देखा कि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल पर ग्रेविटी लग रही है, सिंगल फोर्स है। इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होती है जब सारी फोर्सेस का सम जो है वो जीरो हो जाए। तो इसीलिए एक फोर्स यानी सिंगल फोर्स के एक्शन के अंडर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती है। तो हम कहेंगे कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम कब होती है? जब नेट फोर्स जीरो हो या नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तब होती है। इसीलिए अंडर एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। दो कंडीशंस बेटा हैं, फर्स्ट और सेकंड। याद रखिएगा, फर्स्ट का कंसर्न है फोर्सेस के साथ और सेकंड का कंसर्न है रोटेशनल फोर्स यानी टॉर्क के साथ, मोशन मोमेंट ऑफ द फोर्स के साथ। तो पहले देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। आप देखें बुक और लाया ऑन द टेबल, टेबल पे लाया करिए, उसका वेट और रिएक्शन फोर्स बैलेंस है, नेट फोर्स जीरो, बॉडी इक्विलिब्रियम में। पिक्चर हैंग की हुई वॉल के ऊपर, आप देखें उसका वेट और उस पर लगने वाली जो स्ट्रिंग्स से टेंशन है वो दोनों बैलेंस कर रही हैं उसको, सम ऑफ फोर्सेस जीरो है, तो बॉडी सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट कंडीशन को। इस कंडीशन में खास बात क्या है? इन दोनों एग्जाम्पल्स में, बुक लाए वाली भी और टेबल जो पिक्चर हैंग की हुई है उसमें भी, आप देखें कि दोनों कंडीशंस में जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके नेट रिजल्ट जीरो दे रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो बैलेंस यानी रेस्ट हालत में है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब भी बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो होता है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में ही होती है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हो जाए, ये सिग्मा साइन लिखा हुआ है और इसको समेशन भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं, ये साइन है सम ऑफ ऑल के लिए। तो समेशन एफ जीरो यानी उसके एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट सारे जीरो हों। अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं 1 2 3 या एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं और उनको आप सबको सम कर दो तो आपके पास जीरो आना चाहिए, यानी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो। अगर एक्स कंपोनेंट्स हैं उनके 1 2 3 एन नंबर ऑफ एक्स एफ फैक्टर्स हैं, समेशन एफ एक्स जीरो, और वाई कंपोनेंट्स भी जीरो है, समेशन एफ वाई जीरो, यानी कि सारे कंपोनेंट जीरो होंगे तब बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। अब कहता है कि लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए तो यहां तक ठीक हो गया फोर्सेस का सम, लेकिन कई ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपको फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो पहले इसको समझते हैं कि ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई सेकंड कंडीशन की। तो बेटा ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इस पर मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूं, F1 और F2। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बेटा मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं।
अब दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लग रही है, इस साइड से भी इस साइड पे भी, और इक्वल फोर्सेस लग रही हैं। अब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट फोर्स 0, बॉडी इक्विलिब्रियम में, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दूं, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दूं, अब क्या हो रहा है कि नीचे से फोर्स F2 इधर को लग रही है और F2 इधर। अब देखें कि ऐसे करने से क्या होगा कि फोर्सेस तो बैलेंस हो रही हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जैसा हमने कपल में पढ़ा था। तो उसमें क्या हो रहा है, स्टीयरिंग व्हील में पढ़ा कि बॉडी में फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, इक्वल हैं, लेकिन बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट करने की टेंडेंसी है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो हमें एक सेकंड कंडीशन की जरूरत होती है, और सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, इनका सम 0 होना चाहिए ताकि बॉडी जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाए। यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बॉडी को हम नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, हमें फर्स्ट भी और सेकंड दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ताकि बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बेटा इक्विलिब्रियम हो गया, बॉडी रेस्ट पे हो, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इक्विलिब्रियम कब होता है, नेट फोर्स 0। फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सेकंड में सम ऑफ ऑल द टॉर्क 0 हो। और क्यों जरूरत होती है, ये भी एक सवाल आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल्स, हमारे पास एग्जांपल है इसको सॉल्व करने की, जो फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड है, एग्जांपल नंबर 4.5। तो देखें कहता है बुक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू द ब्लॉक है, वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड, रस्सी से लटकाया हुआ है, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। तो बेटा एक जो मास है, सॉरी वेट उसका है 10 न्यूटन, उसको लटकाया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेंग में टेंशन आएगी। तो वो कह रहा है टेंशन बताएं कितनी है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी हुई है सिग्मा Fx इक्वल 0 और सिग्मा Fy। अब देखें एक्स कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल साइड पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो लग रही है डाउनवर्ड फोर्स यानी कि वर्टिकल एक्सेस पर, सम ऑफ Fy 0। अब Fy 0 कब होगा, जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर होंगी, यानी जो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो T माइनस W इज इक्वल टू 0। अब देखें ऑपोजिट डायरेक्शन की तरह से हमने माइनस लगाया, तो माइनस हो जाके प्लस, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट, वेट है 10 न्यूटन, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपके पास 4.7 है। 4.7 में क्या रहा है, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर है, उसको आपने 2 वर्टिकल स्ट्रिंग से हैंग किया, उनमें टेंशन 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन किया है। फाइंड द वेट, तो हमने अभी पढ़ा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जो है वो, उसमें सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 होता है। तो बेटा जो सिमिलर डायरेक्शंस की होती हैं फोर्सेस, जिस तरह कि ये T1 T2 की डायरेक्शन लाइक है, इनको हम ऐड करते हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस T1 प्लस T2 और उसमें वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W बचा। इनकी वैल्यूज पुट करें 3.8 प्लस 4.4, तो आपके पास सम करके 8.2 न्यूटन वेट आपके पास आ जाता है, तो 4.7 भी हो जाता है। 4.9 बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो सेकंड कंडीशन से रिलेटेड भी है समहाउ, लेकिन उसको करने का तरीका देखें। अ नट हैज बीन टाइटन, एक नट है उसको टाइट किया गया, फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो आपने फोर्स पहली लगाई 200 न्यूटन, और लेंथ ऑफ द स्पैनर जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। मैंने इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.1 मीटर आ गया। कहता है एक और फोर्स इसी स्पैनर पे लगाई जाए 150 न्यूटन की, तो बताएं कि 150 न्यूटन से उसी नट को टाइट करने के लिए कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क चाहिए होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, F इंटू एल यानी फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। फोर्स आपके पास F1 और L1 आपके पास गिवन है, इनको पुट करें 20 न्यूटन मीटर, टॉर्क आ गया। अगेन आपको टर्निंग इफेक्ट ही निकालना, लेकिन विद फॉर द हेल्प फॉर सेकंड लेंथ जो है, तो आप टॉर्क लगाएंगे F2 इंटू L2, F2 गिवन है 150, टॉर्क आपने निकाल लिया 20, L2 इधर रहने दें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि डिवाइड किया तो ये 0.133 मीटर्स आ जाएगा। आपने मीटर्स तक भी आंसर ठीक है आपका, और अगर आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया था मीटर्स में इसको सेंटीमीटर्स को, सेंटीमीटर वापस जाने के लिए 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करें, 13.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया 4, और इंशाल्लाह आपने अच्छे से इसको टेस्ट को अपेयर करना है ताकि आपका टेस्ट जो है वो अच्छे से सॉल्व हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।